तो हमारी बात चल रही है लॉगरिथम में, है ना। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं बेसिक पे, ठीक है, डायरेक्ट लॉग में नहीं, पहले बेसिक से होते हुए गुजरेंगे। एक एक पॉइंट जो आपको याद है वो मुझे बताते जाएं, है ना। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, a प्लस बी के होल क्यूब के दोनों फार्मूले आते हैं। एक फार्मूला फैक्टर वाला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, याद आ गया आपको। एक और फार्मूला होता है जिसके अंदर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों फार्मूले कंटेस्ट होने चाहिए, राइट है भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है, आता है कि नहीं आता, है ना। अगर बाय द वे हम लोग चर्चा करते हैं इस पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट है भाई, क्योंकि हमारे लिए अब इस चैप्टर के अंदर नोटेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जब नोटेशन की बात करेंगे तो याद है इससे खुलेगा क्या क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, 2 बाहर ab प्लस bc प्लस ca, राइट है भाई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग सिंबॉलिकली समेशन a स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट है भाई। और 2 इंटू के अंदर सिंबॉलिकली जो मैंने बोला ab प्लस bc प्लस ca को समेशन ab बोल सकता हूं, बोल सकते हैं कि नहीं, है ना भाई। अच्छा, ये तो हुई बात जब हमने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करी। इन केस इफ इट इज a1 प्लस a2 एंड सो ऑन अप टू an का होल स्क्वायर अगर हो जाए, राइट है ना भाई, तो रिमेंबर बिल्कुल सेम रोटेशन काम करेंगे अब की बार, लेकिन चीजों को आसान समझने के लिए हम लोग ai लिखेंगे, जहां पे हम लोग i की वैल्यू 0 से लेकर के n तक लिखेंगे, ठीक है ना। प्लस में 2 टाइम्स लिखेंगे, राइट है भाई। और समेशन के अंदर, है ना, क्योंकि 2 टर्म उठेंगे एक टाइम पे, 2 टर्म उठेंगे, a1 फिर अगला टर्म a2 फिर a1 a3 a1 a4 डैडा डैश a1 an, फिर नेक्स्ट टाइम पे उठेगा a2 a1 a2 a1, हाँ या ना, सोच के जवाब देना। क्या पहले a1 a2 हो चुका है कि नहीं हो चुका, तो a2 a1 नहीं उठेगा, अगली बार क्या उठेगा a2 a3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसके लिखने के लिए हम लोग एक नहीं 2 समेशन लगाते हैं, राइट है भाई, जहां पे हम पहले से क्लियर कर देते हैं i इज नॉट इक्वल टू जे, राइट है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेकिन आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। और यहां लिखते हैं ai डॉट aj, राइट है भाई, जिसमें i और j का मान कभी भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन i और j इक्वल हो जाएंगे ये a1 और फिर a1 दे बैठेगा, a1 का स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है आपको। इसका मतलब एवरी टाइम वेन एवर आई विल मल्टीप्लाई, तब तब मैं मल्टीप्लाई इस प्रकार से करूंगा कि कहानी मेरे लिए हर बार कैसे चले, a1 और अगला a2। दूसरी बात है ना, यहां पर ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी मैं a1 लूंगा तो मैंने लिखा 1 a1 a2, बोला था ना आपके सामने a1 a2, लेकिन हमने रोका किसे, a2 a1 को रोका। a2 a1 को रोका कहने का मतलब हमने j को i से बड़ा होने से रोक दिया। कहानी पकड़ में आ गई या नहीं आई, दोबारा सोच के बोलो सही या गलत। हमने 2,1 रोका क्योंकि 1,2 ऑलरेडी एंटर्ड था, क्लियर है ना भाई, सही है। तो अगर मैं इसको नोटेशन वाइज अगर मैं आपको बोलूं कि आप रख के बताओ तो कैसा रखोगे, i ग्रेटर देन j और j ग्रेटर देन i, सोच के बोलना। a1 a2 आपने हां भरी है, लेकिन a2 a1 आपने ना भरी है। अब बोलो क्या लिखूं, j ग्रेटर देन i और i ग्रेटर देन j, j ग्रेटर देन i, है ना भाई। तो i इज नॉट इक्वल टू j और j ग्रेटर देन i। कुछ है क्या काम का? अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेलोसिटी, क्या बिल्कुल ai का स्क्वायर, है ना भाई। i इज इक्वल टू में 1 से लेकर के n तक, बिल्कुल एक और पॉइंट, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, रेडी। सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट सबको आता है लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्या चीज याद होनी चाहिए, क्या आपको बिल्कुल एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आपने बहुत बार सुना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, याद आ गया आपको, ठीक है ना। और इसका ब्रेकअप होता है किसमें, a प्लस बी प्लस सी इंटू में मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्या ख्याल है, याद आया। और इसी चीज को चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, देखा आपने। किसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं,
और यहां पे लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? याद आ गया आपको? नहीं याद आया? मैंने कहा था ये बहुत काम की चीज है। आपकी शीट में अगले ने पूछ लिया क्या कि रेंज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताओ क्या होगी, ठीक है ना? तब आपको क्लिक करना चाहिए कि क्या होगी। कैसे क्लिक करेगा आपको पता होना चाहिए। ये और ये डिवाइड बाई 2 बराबर है, सही है क्या? दोबारा सोच के बोलना, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। आपको दिख रहा है ये जो ऊपर लिखा है और ये डिवाइड बाई 2 इक्वल हैं, हाँ या ना? और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा ये 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं और 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। माने ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, चॉइस आपकी। सोच के बोलो फिर से, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है कि नहीं? है ना? वहां से आपकी रेंज का एक पैरामीटर सेट हो गया। दूसरे पैरामीटर के लिए कुछ दिन और इंतजार कीजिए, फंक्शन में उस जगह पहुंच जाओगे, वहां से आपको क्लिक करने लग जाएगा कि अच्छा, लेकिन मैंने एक पैरामीटर हाथों हाथ आपके पॉइंट से सेट करवा दिया। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, है ना भाई? अच्छा, अब मैं आपके सामने अगली बात रखता हूं। ये जो है इसके बिहाफ पे आपको अगर याद हो 3 बातें होती हैं, 3 नहीं 2 बातें होती हैं। कौन कौन सी 2 बातें होती हैं? आपकी सारी कहानी 2 चरणों में बट जाएगी आगे। इसकी कहानी कौन कौन से 2 चरणों में? कि आपको क्वेश्चन वाला बोलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, राइट है भाई? अगर कल को किसी ने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बोल दिया तो ये सब निपट करके 0 हो जाएगा और ऐसा होते ही आपको दिखने लग जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3bc। सही है क्या? यहां तक की बात पकड़ में आ गई है ना? अब आगे की बात रखवाता हूं, वो भी सुनना। अगर कल को ऐसा ना होकर के क्वेश्चन वाले दिया होता a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अगर उसने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी दिया होता तो ये वाली कहानी नहीं पता होती तो नहीं सोच सकते थे। सोच तो सकते थे, यहीं से सोच लो भले। अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता तो ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता, ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता और ये इज इक्वल टू सब कट जाते हैं, है कि नहीं? ये वापस क्या हो जाता? 0। उस केस में भी आपके लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाता? 3abc। कहानी पकड़ में आ गई है ना? तो आपको जब भी क्वेश्चन में बहुत ध्यान से सुनना, अगर कभी भी बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन में होल क्यूब प्लस होल क्यूब प्लस होल क्यूब मिल जाए, ठीक है ना भाई? क्वेश्चन के अंदर इन क्वेश्चन में अगर कभी भी होल क्यूब प्लस होल क्यूब प्लस होल क्यूब मिल जाए, ठीक है ना? ऑलवेज थिंक कि कहीं a प्लस बी प्लस सी, माने अंदर जो भरा है, याद है? जो अंदर भरा है a, जो अंदर भरा है b, जो अंदर भरा है c, तीनों का सम 0 तो नहीं है। और अगर तीनों का सम 0 है तो इसका मतलब ये इक्वल टू इन तीनों का ही प्रोडक्ट हो जाएगा। नहीं आया? कहानी वापस देख लो जरा दोबारा से। ये आपके लिए कौन है? ये b, ये c। तो दिखने में आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लेकिन जैसे मुझे दिखा मेरे दिमाग में ये वाली बातें आ जानी चाहिए, या तो ये होगा या वो होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी करने पर, माने इन तीनों का सम करने पर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि कहानी में आंसर इसका कितना हो जाएगा? 3। ये और ये समझ रहे हैं? जो यहां भरा है वही वापस भर देना। क्लिक कर गया? हाँ, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है? ये नहीं कि शीट भी हम ही कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं भाई, तो आपको क्लिक करना चाहिए अब, ठीक है? अच्छा, या कहीं ये एबीसी की जगह आप में से किसी को अगर एतराज ना हो तो ये प्लस ये समझ जाएंगे आप? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, जितना आपके काम का उतना। इसको बाहर पूछ लेना है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। कंसेप्ट आ रहा हूं, राइट है? सेकंड कंसेप्ट, ये तो हुए फार्मूले। अब बात करता हूं सेकंड कंसेप्ट पे।
बहुत सिंपल सी बात है। आप में से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, x टू द पावर 10 x टू द पावर 4 से ग्रेटर देन सही है या गलत? क्या ये सही है, हां या ना? क्वेश्चन में आपसे आईटी वाला ये पूछ रहा है कि इज इट करेक्ट और रॉन्ग? तो इट इज करेक्ट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि बात चली, अगर उसने कहा ये करेक्ट है, आपका ये बोलते वो हमेशा के लिए करेक्ट गिन देगा, और ये हमेशा के लिए करेक्ट नहीं है। मुझे पता है आप में से कई लोग इसमें कंडीशन डालना चाहते हैं, ध्यान है ना भाई? आप में से सभी लोग मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं कि x की पावर 10 या किसी की भी पावर 10 किसी की पावर 4 से हमेशा बड़ी नहीं होती है। कब कब नहीं होती है? जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। लेकिन अगर मैं आपकी नजर और डलवाता हूं इस पूरी कहानी में, अगर आपकी नजर पड़ रही है तो डिग्री कैसी है? इवन डिग्री होने की वजह से आपके पास हमें -1 से 1 तक का एरिया खुल गया। नेगेटिव नंबर भी बिल्कुल वैसा का वैसा व्यवहार करेंगे जैसा पॉजिटिव नंबर करते आए हैं। कहानी आप पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो अब आपको ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि कौन कौन सी जगह ये काम नहीं करेगा, ये बताओ आप तो पहले, है ना? आप बोलोगे x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -1 to 1 ये वाला या ओपन वाला? कल बात हुई है हमारी, ओपन या क्लोज? क्लोज ले लूं तो आपके हिसाब से -1 और 1 पे ये काम नहीं कर रहा? सोच के बोलो, -1 पे काम कर रहा है? कर रहा है क्या? -1 की पावर 10 और -1 की पावर 4 में कोई बड़ा होता है? दोनों ही 1 होते हैं, तो काम नहीं करेगा। तो मैं -1 भी ले लूं, इसमें काम नहीं कर रहा। नहीं आया समझ में? आप 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर अगर आप रखोगे तो आपको पता होना चाहिए जितनी डिग्री बड़ी होगी उतना छोटा आंसर आएगा। 0 से 1 के बीच के सारे नंबर किस में होते हैं? पॉइंटों में। 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, और 0.5 का क्यूब 0.125 होता है, और छोटा हो गया। बात समझ में आई? नहीं, है ना? तो ये बात आप वैसे सही सोच रहे हैं अधिकतर जने, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के दबाव देके सभी के मन से बात निकलवाना चाहता हूं कि ये बात पता होनी चाहिए आपको। ये बेसिक है कि ये ग्राउंड नहीं हो जाओ आप इस पे, ये सिर्फ वर्केबल है। ठीक है ना? x बिलोंग्स टू कहां के लिए? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -∞ टू -1 ओपन, यूनियन 1 to ∞। याद है कि नहीं? इट इज वर्केबल इनटू दिस। मेरे को पता है आप में से सभी लोग यही सोच रहे थे, लेकिन जो नहीं सोच पा रहा था उसको स्ट्राइक करवाना जरूरी है कि भाई ये भी सोच, काम आएगा तेरे साल भर। ठीक है? अच्छा, फिलहाल एक छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन है। कभी किसी टाइम पे जब जेई जो था वो सब्जेक्टिव हुआ करता था, उन दिनों का एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत आसानी से किसी ने भी डील कर रखा होगा। ठीक है, एक बार जरा मिला देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि अगर आपको ये कोई कह दे कि cos टू द पावर 6x प्लस में sin टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1, बेटे अगर ये 1 है तो कहता है फाइंड x। ठीक है, और फिर x के नाम पे कुछ दे दिया कि चलो x बिलोंग्स टू 0 to π/2, राइट है? अच्छा, अगर मैं इसे प्रॉपर रास्ते से डील करता हूं, आई एम सेइंग इट अगेन, अगर मैं इसे प्रॉपर रास्ते से डील करता हूं तो इसके जाने के रास्ते ये वाला कंसेप्ट बनाता है, इसके सिवा आप जा नहीं सकते। बाकी सब जितने भी विधियां आप सोच रहे हो सब, है ना, हिट एंड ट्रायल होगा। अगर मैं इसको प्रॉपर रास्ते से लेके जाता हूं तो आप में से हर एक जने से एक छोटी बात पूछता हूं। अगर बाय द वे 0 to π/2 में चल रहे हो, क्वाड्रेंट बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 1। साइन की वैल्यू बोलो 0 से 1। श्योर है आप? अब मैं आपसे एक छोटी बात पूछता हूं, कॉस की पावर 0 से 1 में खड़े हैं आप? इवन डिग्री है, इवन डिग्री इधर भी है, सही है ना? क्लोज खेल रहे हैं आप, 0 से 1 क्लोज खेल रहे हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपसे बात पूछता हूं, cos की पावर 6x बड़ा या cos स्क्वायर x बड़ा? कौन बड़ा? आप तो जवाब दो।
कौन बड़ा? कॉस स्क्वायर एक्स बड़ा। ऑब्वियसली यही तो सीखा है कि 0 से 1 के बीच में है ना, जितनी डिग्री बढ़ेगी उतना आंसर छोटा आएगा। आपने अभी सीखा ना। अब जल्दी से बताओ, अगर कल को साइन की पावर 4x की बात करता हूं तो साइन की पावर 4x बड़ा या साइन स्क्वायर एक्स? सही या गलत? बोलो। सही है। यहां भी 0 से 1 में खड़े हो, ये सही है। अब अगर ये सही है तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। ये बन गया कॉस की पावर 6x प्लस में कितना, साइन की पावर 4x इज लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐड कर दिया, कर दो, है ना भाई? तो अभी सही रहेगा। इनइक्वालिटी के अंदर अगर एडिशन होता है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, याद है ना? अब जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू कितनी दी? कहां? ऊपर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या सही है? लेस देन या इक्वल टू? इक्वल टू। इसका मतलब ये कि ये वाली वैल्यू इक्वल टू 1 है। माने मैं इसके नीचे अगर लिखूं कि इसके नीचे मेरे को ये समझ में आया कि यहां पर लेस देन नॉट होल्ड, इक्वालिटी होल्ड्स। क्या सही है गलत? यहां पे आके मुझे समझ में आ रहा है यहां इक्वालिटी होल्ड कर गई। इक्वल का साइन होल्ड करा, लेस देन का साइन होल्ड नहीं करा। अगर इक्वल टू का साइन होल्ड कर गया तो सोच के देखना मैं क्या समझ रहा हूं। इसका मतलब इधर भी इक्वल टू का साइन होल्ड करा होगा, ऊपर भी होल्ड करा होगा और नीचे भी होल्ड करा होगा। इसका मतलब जरूर cos की पावर 6x इज इक्वल टू में cos स्क्वायर एक्स रहा होगा और साइन की पावर 6x इज इक्वल टू में साइन की पावर 4x इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स रहा होगा। हाँ या ना? और अगर ये रहा होगा तो सोच के देखो 0 से π/2 में वो कौन सी जगह है। सोचना धीरे धीरे, मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ सोचना। 0 से π/2 में cos की वैल्यू 0 से 1 तक, साइन की वैल्यू भी 0 से 1 तक। कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी डिग्री बढ़े भी और तो भी वो वैसा का वैसा रहे? या तो 1 या फिर 0। सिर्फ 2 ही ऐसे इंटीजर हैं 0 से 1 में जिनकी कितनी भी डिग्री बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है कि नहीं? इसका मतलब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब या तो cos x इक्वल टू, वापिस से cos x इक्वल टू 0। बात समझ में आई आपको? इस पूरी कहानी के वापस 2 हिस्से कर देते हैं। रेडी है ना? इसका मतलब ये कि पूरी कहानी के वापस से 2 हिस्से। कौन कौन से 2 हिस्से? या तो cos x इक्वल टू कितना, 0, और या फिर cos x इक्वल टू 1। और उसी प्रकार से उधर से भी या तो sin x इक्वल टू 0 या sin x इक्वल टू 1। और अगर cos x इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू क्या लू? 0 और π/2। राइट है क्या भाई? सही है क्या? और इधर से भी क्या ले सकता हूं? 0 और π/2 ले सकता हूं कि नहीं? तो फाइनली दोनों के लिए एक ही जवाब, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट। बिल्कुल कल ही बात हुई है, ठीक है? इंटरवल की बातें, राइट है? कर्ली ब्रैकेट 0, π/2, 2 आंसर एग्जैक्टली। कहानी पकड़ में आ गई है ना? छोटा कंसेप्ट, क्वेश्चन भी क्लिक कर गया। यहां भाई क्वेश्चन के दम पे ही बात हुई है, ठीक है? हाँ नहीं, 45 डिग्री पे cos की पावर 6x cos स्क्वायर एक्स से छोटा हो जाता। और वैसे भी 1/2, ठीक है? और 1/2 जरूर हमारे लिए 1 हो जाता, लेकिन सिर्फ 1 होता। ये वाली बात ट्रू नहीं निकलती, इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप ये करोगे हर बार आपका आंसर 1 आएगा। पता है क्वेश्चन की खास बात यही है, सिर्फ 2 नंबर निकले। आप 60-30 भी रखोगे तो भी आपका काम बन सकता है। 60 नहीं बनेगा उसमें, क्योंकि कॉस और साइन है। चलें अगले पे। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? ऐसे ही एक बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मैं बात करता हूं परफेक्ट स्क्वायर की, किसकी? परफेक्ट स्क्वायर। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर का तरीका वगैरह, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। परफेक्ट स्क्वायर जो भी आपको हल्के फुल्के याद हैं, एक बार सोच लो। 81, 16, 25, 36, 39 वगैरह वगैरह सोच लिए। 49, ठीक है? जितने भी नंबर मैं आपको बता रहा हूं वो या तो 4 से डिविजिबल हैं
या फिर 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे रहे हैं? सोच के देखिए, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या तो 4 से डिविजिबल होता है या फिर 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 देता है। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? हाँ या ना? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एनी परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वलेंट टू 4n और 4n+1? सही है कि नहीं? काम आएगी ये छोटी सी बात कभी, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही मैं आपको एक और बात बताता हूं कि एनी परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 3n और 3n+1। अब आप बताइए कि मैंने अगर लिखा 3n और 3n+1 तो इससे मेरा क्या मतलब रहा होगा? हाँ भाई, ये 3 से या तो डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल के बाद रिमाइंडर 1 देते हैं। तो आप में से कितने लोगों को यह समझ में आया कि क्या मैंने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करी या फिर मैंने चुपचाप 3n+1 और 4n+1 समझ लिया आपसे? क्या आप क्या समझ रहे हो 3n+1 का मतलब? क्या आपको समझ में आया? मैं किस तरफ था? क्या लगा? अगर मान लीजिए मैंने लिखा कभी भी जिंदगी के अंदर कि समथिंग इज 4n+r, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि 4 का डिवाइड करने के बाद क्या बचता है? r बचता है। कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब मैंने ये बात आपसे चुपचाप कह दी कि n इज मल्टीपल, ठीक है ना? n से मल्टीप्लाई हुआ 4 की और r रिमाइंडर है। मैं ये सीखा हूं आपसे ना भाई, ये वाली बात आप ध्यान से समझना भाई, इनडायरेक्ट वे है, ठीक है? बात भी हो गई और मैं आपसे सीख भी गया। अब कंसेप्ट नंबर 4 पे आ जाता हूं। कंसेप्ट नंबर 4 क्या है? कंसेप्ट नंबर 4 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? अब आपके पॉइंट में आता हूं, ठीक है? दैट इज नंबर सिस्टम। उम्मीद है आप में से हर एक जने को नंबर सिस्टम याद है। मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा भी नहीं, ठीक है? बस आपसे नाम पूछता रहूंगा, ठीक है? और आगे वर्ड लिखता रहूंगा। सबको याद है होल नंबर 0 से लेकर के कहां तक? 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। बात बराबर? दूसरे नंबर पे आए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से? 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है, बहुत ध्यान से सोचना, मैं आपसे अगली बात रख रहा हूं, n, क्या आप इसका मतलब समझते हैं? क्या मतलब समझते हैं? ये सही है या गलत है? सही है, राइट है? अब मैं लिखता हूं ये ज्यादा सही है या वो ज्यादा सही था? समझ में आया? नंबर सिस्टम नहीं है मेरे टारगेट, टारगेट कुछ और है। अब आपके लिए टारगेट है ताकि आप ये छोटे छोटे नोटेशन जिनको देखते हैं आप कट लेते हो, उनके बारे में आज बात करो आप, कि नहीं? बात करेंगे अपन। कितने लोगों को लगता है कि ये और वो में फर्क पता है उन्हें? राइट है? आप में से हर एक किसी को ये पता होना चाहिए कि ये लिखा है प्रॉपर सबसेट और वो लिखा था सबसेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट? प्रॉपर सबसेट होता है जिसके सारे एलिमेंट गवाही दें कि हम उसमें पूरे पूरे मौजूद हैं। नहीं आया समझ में? कहानी क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये कि अगर देखा जाए तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, ठीक है? तो ये और वो दोनों बातें सही हैं, सबसेट भी है एज वेल एज प्रॉपर सबसेट भी है। कहानी क्लियर है ना? हाँ, तो फिलहाल इसके बारे में और बात बाद में करेंगे। तीसरे नंबर पे आता हूं, सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर इज आई और जेड। कितने लोगों को याद है जेड माने? इंटीजर्स। इंटीजर्स में 3 हिस्से, डायरेक्ट बोल रहा हूं, माइनस इनफाइनाइट, डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। राइट है कि नहीं? कितने लोगों को याद है 1 से लेके इनफाइनाइट तक कौन? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर डिनोटेड बाय I+। सही है भाई? अच्छा, ये कौन है? नेगेटिव इंटीजर I-। और ये कौन है? 0। कैसा इंटीजर? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। लिख दो? मैं लिखता हूं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट इंटीजर। लेकिन इंटीजर है। नाइदर पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। हाँ भाई, काम की बात सुने आप। जिसे I+ कह रहे हैं, क्या आप में से हर एक जना उन्हें n मान सकता है क्या? तो I+ = n।
रेड है? अच्छा, कितने लोग ये समझते हैं कि अब आगे की बात आई नॉट का मतलब क्या होगा? आई नॉट का मतलब होता है जीरो हटाकर नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स। देखो धीरे धीरे ये सब आपके काम के हैं। नॉन जीरो इंटीजर्स बोले तो आई माइनस जीरो, सिर्फ जीरो हटा के बाकियों को बोल दो आई नॉट आ गया। तो कितने लोग आप चुपचाप ये समझ गए कि कल को जिंदगी में अगर किसी मुकाम पे आर नॉट लिखा आ गया तो सामने वाले का मतलब आर माइनस जीरो से है। क्लियर है कि नहीं? साथ में रहना, ये बात समझ में आ रही है ना? सही है। अच्छा, तो ये हो गया कितना? आर माइनस जीरो, है ना? ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखा रहा कौन क्या, मैं ये भी तो नहीं बता रहा इंटीजर इंटीजर, ठीक है, सबको पता है ना भाई? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं। अगला पॉइंट की तरह लेके जा रहा है, ठीक है? लोगों ने इंटीजर लिए, इंटीजर को जोड़ा, इंटीजर आया, इंटीजर में इंटीजर को घटाया, इंटीजर आया, इंटीजर की गुणा करी, इंटीजर आए। लेकिन जिस दिन डिवाइड करा क्या आ गए भाई? रैशनल नंबर्स आए कि नहीं आए? कितने लोगों को याद है रैशनल नंबर डिनोटेड बाय, हाँ, डिनोटेड बाय क्यू। सही है ना भाई? और क्यू हमेशा किसकी फॉर्मेट में होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्मेट में, सच दैट पी और क्यू बिलोंग्स टू, बोलो, इंटीजर। पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लिक कर गया कि नहीं? दोबारा से, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है इस लाइन का? सच दैट, क्या बोलते हैं? सच दैट, है ना भाई? ये मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि आपको ये सब नोटेशन आने चाहिए। अब कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। पी और क्यू, पी बाई क्यू, क्यू अपने आप में पी बाई क्यू है, ठीक है? सच दैट का हिंदी मतलब इस प्रकार से, पी और क्यू इस प्रकार से लिए हैं कि पी और क्यू दोनों इंटीजर बोले हैं और क्यू को जीरो होने से मना करवा दिया है। सही है? 8th क्लास डेफिनेशन नंबर 1। नंबर 2, पूरी कहानी में अगर आपकी नजर इस पे पड़ गई तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है? रेशो। इसीलिए रैशनल नंबर रेशो से आए, पी और क्यू के डिवाइड होने से। कहानी क्लियर है? रेशो से रैशनल नंबर आए, ठीक है? लेकिन ये डेफिनेशन इज ऑफ 8th क्लास डेफिनेशन। 8th के बाद में अगर आप थोड़ा सा भी इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं तो आगे की बात सुने। रैशनल नंबर के लिए आगे की कहानी यह है कि P अपॉन Q के मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखता हूं। पहला एग्जाम्पल 3/2, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल कहीं 2/3, राइट है? और एक तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? सिर्फ 2, ठीक है? मैं तीनों के लिए सोच रहा हूं कि तीनों रैशनल हैं या नहीं, क्योंकि अगले ने बोला 2 इंटीजर को भाग लगा लाओ, रैशनल बुलवा लूंगा, राइट है ना भाई? तो मैंने 3/2 करा, 3/2 करते ही बन गया 1.5। 2 को कैसे डिवाइड में दिखाऊं? रेशो में दिखाना है ना, 2/1। अच्छा, कल को अगर -2 होता तो -2/1 दिखा सकता हूं कि नहीं? अगर मैं दिखा सकता हूं तो -2/1 अगेन P बाई क्यू की फॉर्म है, रैशनल होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट है कि नहीं? अगला 2/3 P अपॉन क्यू की फॉर्म है। फर्स्ट 8th क्लास की डेफिनेशन कहती है रेशो दिख रहा है, तीनों रैशनल हैं, लेकिन कंफर्म करता हूं, इसका मतलब 1.5, इसका मतलब होता है 0.6666 अप टू इनफाइनाइट। नहीं आया? ये तो इनफाइनाइट तक बढ़ता ही जाएगा। क्लिक है कि नहीं है? कितने लोगों को ये वाली बात याद है? याद है ना? अच्छा, अगर ये सही बात है तो कहने का मतलब इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर बताता हूं। इसको मैं पहले इसको भी बोलता हूं -2.0, सही है? सारा खेल आफ्टर डेसिमल रचा गया, आफ्टर डेसिमल। बहुत ध्यान से समझना, सारी नजर डेसिमल के बाद जाके रुक जाए। आफ्टर डेसिमल अगर बाय द वे NRNT हो गया, ठीक है? नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटेड, NRNT माने नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटेड। दोबारा से, नॉन रिपीटेड का मतलब जो रिपीट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटेड बोले तो जो टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटेड माने जो रिपीट नहीं करेगा। क्या ये नॉन रिपीटेड है?
रिपीटेड है, तो इसका मतलब एनआरएनटी में नहीं आ रहा। जो भी डेसिमल के बाद एनआरएनटी में आएगा वो इर्रेशनल कहलाएगा। बात पकड़ में आई? ये अपने आप में इर्रेशनल नंबर की निशानी है। जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही काम की चीज है, आगे जाकर के भूत बन जाएगी आपके लिए, इसलिए हर चीज को जोड़ते चलना। है हर चीज जुड़ती आएगी आगे, मल्टीप्लाइड है। ये इर्रेशनल नंबर की निशानी। अच्छा जल्दी से बताइए, क्या ये रिपीटेड है? टर्मिनेटेड है क्या? टर्मिनेटेड माने क्या होता है? खत्म हो जाए। कितने अंक चढ़े? 1, उसके बाद खत्म, माने टर्मिनेट हो गया साहब। टर्मिनेट हो गया माने रुक गया। अगर रुक गया तो रैशनल में चला गया। बात समझ में आई? अगर रुक गया तो रैशनल में चला गया, लेकिन अगर बाय द वे रिपीट कर गया तो भी रैशनल में चला गया। रिपीट कर गया तो भी रैशनल में चला गया। न रिपीट करे और ना टर्मिनेट हो तो किस में चला जाएगा? इर्रेशनल में। ये वापस 12th क्लास की पहली डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन है इफ सम नंबर आफ्टर डेसिमल NRNT then it may be irrational number, but always take care that number should not be near to any irrational number known। अब ये क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर बाय द वे NRNT आ गया, जैसे कौन 22/7 P/Q की फॉर्म में है, डिवाइड करते जाओ खत्म नहीं होगा, तो एनआरएनटी है, रिपीट भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये है ना पाई के बराबर है, इसीलिए इसे इर्रेशनल नहीं बोलूंगा। इर्रेशनल उसे बोला जाएगा जो किसी रैशनल के पास में ना बैठा हो। दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इतने नेक्स्ट टू कि हम लोग 22/7 पिछले 3 साल से ले रहे हैं पाई की जगह पे। मानते हैं कि पाई अपने आप में 22/7 है। आईआईटी 2012 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के 2 आंसर, एक आंसर की वैल्यू पाई, एक आंसर की वैल्यू 22/7। बच्चे ने दोनों पे टिक मार्क कर दिया कि अरे वाह 22/7 आ गया, पाई भी तो होगा। लेकिन बाद में पता चला आईटी ने रिजल्ट डिक्लेयर करा, उसमें 22/7 को हां और पाई को ना कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होते। अब यहां पे यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि पाई इज इन इर्रेशनल नंबर, और एनआरएनटी होने के बावजूद भी ये किस में चला गया? रैशनल में चला गया। पकड़ में आई बात? इक्वल टू पूरी तरह नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, कहानी क्लियर है या नहीं क्लियर है? एक सेकंड, थोड़ी ऐसी स्लो कहानी है, नंबर सिस्टम ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है, आप ये मत सोचो, लेकिन इसकी जरूरत है इसलिए इसको पढ़ाया जाता, नहीं तो हर एक जना स्किप मार दे। हाँ भाई, मैं दोबारा से सुनना चाहता हूं, मेरे को बताइएगा कितने लोग जानते हैं? पहली बात 5th नंबर पे रख रहा हूं इर्रेशनल नंबर को। अगर मैंने इर्रेशनल नंबर की बात करी, रिप्रेजेंटेड बाय Q डैश, Q कॉम्प्लीमेंट, राइट है, होता किसकी फॉर्म में? वही सेम P/Q, बट होता कौन सा है? NRNT। 2 स्पेशल इर्रेशनल नंबर बताओ, 2 स्पेशल इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल याद आया? कौन कौन से? पाई एंड ई, याद आया? पाई की वैल्यू बोलो 3.14, इतनी तो मिनिमम आनी चाहिए, है ना? ई की वैल्यू भी ध्यान होगा, कितना? 2.718, है ना भाई? कम से कम जरूरत है, कम से कम की जरूरत है। पाई की वैल्यू नहीं, पाई/2 भी आना चाहिए। पाई/2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.57। अब राइट नाउ टेल मी पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर 9.86, याद रखना ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बेटा भाई, अप्रोक्सीमेटली 9.86। इसकी फिर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी तो हाथों हाथ और इतनी बार जरूरत पड़ेगी कि आपको याद होना चाहिए। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, पाई/4 इज ऑलवेज लेस देन 1। थिंक अबाउट दिस। कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया? पाई की जगह 3.14 रखता हूं, 3 ही मान लो। क्या माना? 3, तो 3/4 1 से कम होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब यह है कि पाई/4 1 से कम। क्यों कर रहे हैं हम ये बातें, है ना? अगले मोड पे किसी ने कह दिया कि बेटा सोच 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई² x। किसी को अगर याद नहीं हो तो याद दिलाता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे हमारी सबकी बातें हुई हैं अपने अपने कमरों में। n/p प्लस n/p का होल स्क्वायर प्लस n/p का होल क्यूब, एक्सपोनेंट्स, याद आया आपको?
भूल गए क्या? साइफर्स याद आ गया? जीरो कहलाते थे उस दौरान। ग्रेटेस्ट इंटीजर सिखाए थे मैंने। किसी को अगर याद हो, सभी को याद होगा, कोई मेरे को बताएगा 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 9.86 का 9, तो इट इज नथिंग बट कितना? 10 9x। हालांकि सिखाया आपको अपने टाइम पे जाएगा, लेकिन सिखाने वाला आपसे उम्मीद करेगा कि भाई फंक्शन का बेसिक पढ़ के आया है तू, तेरे को तेरे टीचर ने पाई बताया होगा, तो पाई स्क्वायर तो तू खुद सोच। सही है? और उस टाइम इतना टाइम नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर वो स्किप हो जाएगा, खट से नहीं, अगली बात हो जाएगी, फिर वही बदलता रहेगा। और ये जैसा इतिहास है वैसी फ्यूचर हो जाएगा। अभी रोक लो, याद कर लो। क्लियर क्या कि नहीं? है ना? यहां तक की बात समझ में आ रही है? पाई स्क्वायर, पाई और ई स्पेशल इरेशनल नंबर, ठीक है ना? अच्छा, कितने लोगों को पाई की वैल्यू याद है? ना वैल्यू नहीं, पाई का फार्मूला याद है? कितने लोगों को यह पता है कि पाई का मतलब पाई रेडियन है? चलो याद आया? 1 रेडियन कितना होता है? ना 1 रेडियन इज इक्वल टू, सुनते जाओ, क्या रेडियन की कहानी स्टार्ट होती है ना? कहां से? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, जिस दिन आर्क और रेडियस बराबर हो जाते हैं 1 रेडियन आ जाता है। याद आया? जिस दिन, दोबारा सुनना क्या डायलॉग बोल रहा हूं, डायलॉग टू डायलॉग, वापस पूरा रिकवर मार दूंगा एकदम, कहीं से कहीं भी चला जाऊंगा, आपको याद आता जाएगा। जिस दिन आर्क और रेडियस बराबर हो गए, याद है ना क्या बोला मैंने? जिस दिन आर्क और रेडियस बराबर हो गए, उस दिन आपको सोचो एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस ही तो होता है। और जिस दिन ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों काट के कितना दे देंगे? 1। तो जो एंगल 1 आएगा दैट इज 1 रेडियन। ठीक है? तो पाई रेडियन भी आया है, तो वो भी किस रास्ते से आया होगा? आर्क और रेडियस के रास्ते से आया होगा। ठीक है? जिसमें आर्क कौन बना? पूरा सर्कल। उसने कहा मुझे पूरा ले लो आप, 2πr दूंगा मैं आपको आर्क के तौर पे। ठीक है? तो हमने पूछा फिर रेडियस कहां से लाओगे? ठीक है? आर्क अपॉन रेडियस, तो उसने कहा 2r ले लो। जिस दिन डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? पाई मिल जाएगा। वहां से पाई का प्रकट्य हुआ साहब। कहानी पकड़ में आई? खैर फिलहाल यहां तक लिख लो, फिर आगे चर्चा करता हूं। ठीक है? जो भी काम का उतना ही लिखना है ना। ठीक है? ठीक है? रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज अल्टरनेटिव। -2/-2.0। हाँ, तो देखना पॉइंट के बाद नंबर ही चढ़ा, टर्मिनेटेड, खत्म हो गया। तो खत्म होते ही किस गया? क्यू में। हाँ अच्छा, ये पहले आप ये लिख लो, हाथों हाथ बात करते हैं इस पे, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन राइज हुआ है तो बात हो जाए तुरंत। हाँ भाई मैंने लिख दिया। ये क्या क्या पढ़ने में आ रहा है आपको? हाँ, रैशनल और इरेशनल लिखेंगे जरूर, क्यू एंड क्यू डैश। क्यों? क्योंकि आपका जैसे चैप्टर चालू हो रहा है ना फंक्शन, उसमें आप डोमेन के दौरान आप ये लिखोगे x बिलोंग्स टू क्यू। समझ में आया? हाँ, x बिलोंग्स टू आई प्लस, ये लिखना चालू कर दोगे, और जैसे ये लिखोगे तो फिर उस समय अपने को पता कैसे चलेगा? ये नोटेशन आपको किस दिन पढ़ा रहे हैं? आज। और इनका यूज कब तक होगा? अब फ्यूचर में, थ्रू आउट। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? ताकि आपको याद आ जाए। हाँ भाई, अब जिसे जो अच्छा बच्चा उसे तो याद ही होता है कि नहीं? लेकिन जो शुरू में आया था और उस समय उसका सेटिंग नहीं बैठा, उसको आज तक इन चीजों का डिपेंडेंस होता है। इसलिए वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, क्यू एंड क्यू डैश। रेडी? हाँ भाई, कितने लोग इसका मतलब समझते हैं कि अगर रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों अल्टरनेटिव हैं, तो मैंने इनडायरेक्ट वे में आपको ये बोल दिया कि हर रैशनल के बाद अगला नंबर इरेशनल, और इरेशनल के बाद का नंबर रैशनल होगा। श्योर? लेकिन मैं आगे की बात लिखा नहीं रहा, बोल रहा हूं। दुनिया में कोई नहीं जानता कि इस नंबर के बाद का अगला नंबर कौन सा होगा। ठीक है? बट ये जरूर जानते हैं कि अगर वो नंबर जो भी मेरे को बोला जा रहा है वो रैशनल है, तो उसका अगला इरेशनल होगा। कितनी दूरी पर होगा? नोबडी नोज। जैसे मान लीजिए, मैं इस बात को भी एक बार और संक्षेप में बता देता हूं। जैसे सपोज करो 0 से 1 के बीच कितने नंबर? इनफाइनाइट। 0 का जस्ट अगला नंबर कौन? आप जहां भी मेरे को लेके जाओगे, जैसे मान लो आपने कहा 0 के बाद में 1 दर्जन 0 लगा के 1, राइट है ना? 0.000 1 दर्जन फिर 1,
तो अगला आपको तुरंत टोक देगा, 1 दर्जन है तो एक और लगा ले, एक और नया नंबर मिल गया। इट नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो लोगों ने क्या किया ना, इसको टाइटल ही खत्म कर दिया, थ्रू आउट एक लाइन बोल के निकल गए कि अगला नंबर वट एवर इट इज, ठीक है, दैट इज इरेशनल, क्योंकि 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। हाँ भाई, फिलहाल मुद्दे पे आता हूं मैं। मेरे को है ना अभी इतनी अमीरों वाली बातें नहीं कर रहे, मेरे को पहले गरीबों वाली बातें करने दो, है कि नहीं। कितने लोगों को पता चला कि 1.2 रैशनल इरेशनल? 1.21 क्यू और क्यू डैश, क्यू क्यों टर्मिनेट, 2 नंबर चले फिर टर्मिनेट हो गया। अच्छा 2134 होता तो क्यू या क्यू डैश? क्यू, क्योंकि 4 नंबरों के बाद बंद हो गया। और अगर ये डैश होता तो क्यू डैश में आता। गॉट इट और नॉट? अच्छा अब जल्दी से बताओ, क्या 5 को आपका दिमाग 5.0 पढ़ता है क्या? तो पॉइंट के बाद चढ़ा या टर्मिनेट? टर्मिनेट, तो किस में आया? क्यू, है कि नहीं। तो अब एक बच्चे के दिमाग में ऐसे सर सारे इंटीजर, आपने 12 कह दिया तो 12 का मतलब 12.0 होता है सर, तो इसका मतलब सारे इंटीजर किस में चले गए? क्यू में। क्लियर है कि नहीं, है ना। अच्छा अब ये चीज हटा रहा हूं भाई, है ना। मेरे को ये ध्यान रखना भाई, ये छोटी छोटी बातें कि अगर पीछे डैश लिखा है इसका मतलब इरेशनल नंबर है। अच्छा अब दोबारा सुनना, ठीक है। मैं आपके सामने वापिस अपनी बात रख रहा हूं, बहुत अलग लेवल की, अगर आप सहज जाए तो। रेडी? मेरे को किसी ने कहा कि सोच लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए अंदर वाला नंबर क्यू डैश है, क्या है? क्यू डैश, रेडी। और मेरे को उसकी पावर में दे दिया गया n और लिमिट में दे दिया गया n टेंड्स टू इनफिनिट, माने मेरे को n की जगह इनफिनिट रखने की आजादी है। अब इसकी फाइट समझाता हूं, इसकी फाइट देखना। फाइट क्या है? फाइट अगर आप पकड़ गए तो मजा आ जाएगा, फाइट पकड़ लेना बस, है कि नहीं। फाइट ये है कि मैंने आपके सामने लिखा 2.134, क्या लिखा? 2.134, राइट है भाई। ये इंटीजर के नॉन इंटीजर? क्या ये नॉन इंटीजर? हाँ, ऐसा क्या कर रहे हो यार, एनसीईआरटी तो पड़ी हुई है सबकी, ये तो नॉन इंटीजर है। कैसे पता चलता है सर नॉन इंटीजर है? पॉइंट के बाद कुछ भी है यार, इतना नीचे क्यों खिलाते हो मेरे को, है कि नहीं। मान लो मैंने 10 से गुणा कर दी, इंटीजर नॉन इंटीजर? क्यों, क्या होगा? पॉइंट यहां जाएगा, नॉन इंटीजर। अच्छा 100 से करते ही, अब एक और 0 लगाते ही इंटीजर, पकड़ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक और 0 लगाते ही, और उसके बाद जितने 0 लगाओ मर्जी आए, अब ये इंटीजर हो गया। हाँ या ना। इसका मतलब ये कि पॉइंट के बाद जितने नंबर अगर किसी ने उतने 0 लगा डाले तो इंटीजर में टर्न अप हो जाता है, हर नॉन इंटीजर, राइट है कि नहीं। लेकिन अगर कल को कोई मेरे को ऐसा दे दे कि 2.134 डैश, तो मैं इसकी कितने से भी मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कभी इसको पार नहीं पा सकता। ये हमेशा क्या बना रहेगा? नॉन इंटीजर बना रहेगा। ये वो मैं है जो मैं जानना चाहता हूं कि क्यू डैश की पावर n लगाने का मतलब आप इनफाइनाइट तक की मल्टीप्लाई करिए, करते गए मल्टीप्लाई, लेकिन वो कभी भी इंटीजर नहीं बना। क्या आपका दिमाग ये पकड़ पाया जो मैंने आपको बोला? बस इस लेवल की बात रखेंगे और अपन हटा देंगे, मेरे को ये सब नहीं चाहिए ना। मैं सिर्फ बात रख रहा हूं ताकि आने वाले टाइम में जब भी आप इस तरह की बातें सुने, ठीक है, कंफर्टेबल, ठीक है, हाँ गॉट इट, सुना हुआ है कभी, बल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सुना हुआ, मैंने सुना ऐसी कोई बात, ठीक है। अच्छा अगले पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट टाइटल क्या है? नेक्स्ट टाइटल है, ठीक है, पॉइंट नंबर क्या चल रहा था अपना? 5th। हाँ भाई सभी को पता है नेक्स्ट टाइटल प्राइम नंबर। 6th है क्या भाई? 6th इज प्राइम नंबर। हाँ भाई प्राइम नंबर के लिए बात बताएंगे। प्राइम नंबर सबको याद है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और अगला 3, ओनली इवन प्राइम नंबर 2, बाकी सारे ऑड। श्योर है? अच्छा अब अपन वहां जाते हैं जहां पे आप नहीं आए कभी, ठीक है। किसी भी नंबर का प्राइम नंबर होना कैसे पता करते हैं आप? 1 से या उससे डिवाइड हो, राइट है भाई, माने उसके कोई और फैक्टर ना हो, यही है ना भाई, ठीक है ना भाई, ये तो है ना। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया 229, हाउ कैन यू जज कि दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट? अब ये देखो ना, आप कितनी से डिवाइड करूंगा, कहां तक डिवाइड करूंगा? नहीं, अब यहां पे भी सुनना, अगर कभी भी नंबर अपनी जानकारी से बड़ा हो,
प्राइम नंबर कभी भी अपनी जानकारी से बड़ा हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, डिवाइड इट बाय, बहुत ध्यान से सुनना, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ दैट नंबर, अंडर रूट 229 से डिवाइड करो। अंडर रूट 229 का मतलब होता है, अंडर रूट 229 भी नहीं बोल रहा मैं, इसको बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट 229 से डिवाइड करो। कितने लोगों को जानकारी है कि 229 के पास एक नंबर ऐसा है जिसे वो जानते हैं उसका अंडर रूट 225, हाँ या ना? तो अगर याद हो तो 15, तो 15 से पहले जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनसे डिवाइड कर करके देख लो। अगर बाय द वे उनमें से किसी का भी भाग लग गया तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। इफ अगर डिवाइड नहीं लगा तो आप कह दोगे कि चल तू भी प्योर प्राइम नंबर, माने आपको उस नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है, उसके अंडर रूट तक चले जाओ और अंडर रूट के आसपास का जो भी नंबर होगा वहां तक का प्राइम नंबर। तो बिफोर दैट बताओ इसकी बास्केट में कितने प्राइम नंबर आए? 15 से पहले वाले 2, 3, 5, 7, 11 और 13। राइट है भाई? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड जोड़ लो नहीं हो रहा, राइट है? 5 तो भूल ही जाओ, 7 से डिवाइड देखें, 7 या 21 बचा 19 नहीं हो रहा, राइट है भाई? 11 से बिल्कुल नहीं हो रहा, 13 चांस है देख लो, 13 से हो रहेगा 13 वन टाइम, बच्चा कितना 9 और 3 99 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि राइट नाउ इट इज अ प्राइम नंबर, सो 229 इज ए प्राइम नंबर। बस आपका जो भी हल्का सा लेवल है, जो भी मैं हल्का सा अपग्रेड कर रहा हूं, जहां तक है वहां से अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, इतना सीखा हुआ उसके बाद क्या, ठीक है? तो कहने का मतलब इससे ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा वो, उसे भी पता है यार बच्चा कितने से डिवाइड करेगा, ठीक है? लेकिन आपको कहानी पता होनी चाहिए कि कैसे डिवाइड करना है, पता चल रही है? अरे यार अब जवाब नहीं दे रहे हो, है ना भाई? हाँ ठीक है, तो अंडर रूट 225 तक अपन आ गए, ठीक है? तो ऊपर क्या लिखोगे? चेकिंग अ प्राइम नंबर, ये जरूर लिख देना, चेकिंग अ प्राइम नंबर, राइट है भाई? चेकिंग अ प्राइम नंबर। नहीं, इसमें डायरेक्ट जाएंगे तो फिर अपन कब तक डिवाइड करते रहेंगे? हाँ 7 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं होता बेटा, है ना? हाँ अच्छा, अब आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट टाइटल, क्योंकि अभी बात ही निकल गई अचानक से। तो 7वें नंबर पे आते हैं, सबको पता है को प्राइम, ठीक है? को प्राइम या फिर अपन बोलते हैं इसे रिलेटिव प्राइम, याद आया? रिलेटिव प्राइम। बस जल्दी से इस पे बात कर लो और बताइए को प्राइम क्या होता है? बिल्कुल, जिसका HCF क्या हो? 1 हो। HCF of any two number a, b is 1, then it is co-prime, then it is co-prime। मैं दोबारा से मेरी बात बोलता हूं, आप ध्यान से सुनना ताकि ये गलती ना करें जो अक्सर मैंने स्टूडेंट को करते हुए सुना है। HCF of any two number, any two number, I didn't say any two prime number। कोई भी दो नंबर जिनका HCF कितना हो? 1 हो, जैसे 4, 5, 5, 6, तो ऐसा तो सर हर एक कॉन्जुगेटिव नंबर इज ए को प्राइम नंबर। यस एग्जैक्टली, बट बियॉन्ड दैट सोचते हैं कुछ भी, जैसे 4 और 23 इज ए को प्राइम नंबर। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई ना? हाँ, ऐसा याद रखना, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर तो हमेशा ही होते हैं। नहीं याद आ रहा? कहानी पकड़ में आ रही है ना? हाँ, रोचक नहीं है कहानी, आप ये मत सोचो इसमें कोई बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, नेवर, ठीक है? वो तो ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है? HCF ऑफ एनी 2 नंबर, है ना? लिख देते हैं एनी 2 नंबर, ठीक है? रिमेंबर दिस वन, है ना भाई? एनी 2 नंबर, लाइक अब पहली बात ये तो लिखी दूं, एनी 2 कॉन्जुगेटिव, ठीक है, नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, राइट है भाई? जवाब नहीं दे रहे यार आप। एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, राइट है भाई? बट बियॉन्ड दैट, जैसे 4,7 हो गया, ठीक है? जैसे 7,9 भी तो ले सकते हैं, 7,9 एंड सो ऑन, बहुत सारे, ठीक है? इसमें इंटरेस्ट नहीं, 8वें में आ जाओ, ठीक है भाई? नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल इज ट्विन प्राइम। हाँ भाई,
काम की बात, आप में से किसी ने अगर कभी जिंदगी में ट्विंस देखे हो, है ना, तो उन्हें ध्यान होगा, ट्विंस उन्हें कहते हैं जो बहुत एक जैसे होते हैं, जो बहुत नजदीकी होते हैं। नजदीकी माने बिल्कुल एक जैसे, थोड़ा बहुत अंतर हो तो हाँ, तो वैसा ही ट्विन प्राइम नंबर का भी कथन है। ट्विन प्राइम नंबर माने दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका क्या बहुत नजदीकी हो, एचसीएफ या एलसीएम। सुनना है किसी को अगर याद हो ट्विन प्राइम नंबर, मैं भूल गया, एलसीएम, एचसीएफ। हाँ भाई, कितने लोग बता सकते हैं एचसीएफ ऑफ, ठीक है, कोई भी दो ऐसे प्राइम नंबर। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर, दो ऐसे प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। 1 हो? नहीं, कोई एचसीएफ नहीं, कोई एलसीएम नहीं, आप गलत जा रहे हो। बिल्कुल बोला वाला, बिल्कुल सही बोला, है ना, जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर, मैंने आपको क्या बोला, जिनका अंतर बहुत नजदीकी हो। नहीं आया? मैंने बोला था ना, ट्विन का मतलब जो बहुत एक जैसे हो, जिनका अंतर करना मुश्किल हो, अंतर बहुत नजदीकी हो। तो रिमेंबर, इसीलिए बोला था कि डिफरेंस ऑफ A, B इज इक्वल टू कितना हो, 2 हो। हाँ भाई, कितने ऐसे प्राइम नंबर है बोलो? पहला 3, 5, अगला बोलो 5, 7, अगला 7, 9 ले लूं क्या, 11, 13 वगैरह वगैरह, है ना भाई। अगेन नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, चलो आगे, ठीक है। हाँ भाई, क्या? अरे 9 प्राइम नंबर नहीं है ना, ये होता है, ये कई बार क्लिक करेगा, आपको ही नहीं सबको हो जाता है एकदम से, कई बार अचानक से आप, है ना, थोड़ा सा अलग चले हो, यार 9 ले लो ना यार, ठीक है। चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, हाँ भाई, बस हल्का सा एक इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूं। ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अगला 9th नंबर पे आ गया रियल नंबर। क्या ख्याल है आपका? रियल नंबर सबसे पहले रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है ना। अगली लाइन बोल रहा हूं, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस पे पाए जाते हैं। एक्स एक्सिस पे कहां पाए जाते हैं? पूरा एक्स एक्सिस इनका घर है, 0 से लेकर के इधर इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। लेकिन सर इसमें तो सब आ सकते हैं, जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, बिल्कुल। उधर सर -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, एंड सो ऑन, पीछे तक सारे आ सकते हैं। लेकिन काम की बात क्या है? काम की बात है कि बीच में पाई आ सकता है 3.14 पे, ध्यान आया? 3 से आगे पाई आ सकता है, ठीक है। 2 से जस्ट पहले ई आ सकता है, याद आया कि नहीं आया? इसका मतलब सर सारे रैशनल भी आ सकते हैं और सारे इरेशनल भी आ सकते हैं। इसीलिए दुनिया वाले पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरी फोटो और चौथा पॉइंट ये बताते हैं कि दुनिया के तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन आर है। सारे रैशनल सारे इरेशनल जोड़ जाड़ के आर रियल एक्सिस बनती है। तो मतलब सबसे बड़ा सर आर है। हाँ, अगर हिरार्की ऑर्डर देखा जाए तो थोड़ा सा हिरार्की ऑर्डर की फोटो दिखा देता हूं कि सीन क्या है। सीन यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा, सबका माई बाप कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 हिस्से, फर्स्ट वन रियल, ठीक है भाई, और दूसरा इमेजिनरी। रियल के खुद के 2 हिस्से, एक का नाम क्यू और एक का नाम क्यू डैश। राइट है भाई? क्यू डैश के लिए श्योर हो जाओ, आफ्टर डेसिमल NRNT। सुनना, ध्यान पड़ गया? क्या बोला मैंने? आफ्टर डेसिमल NRNT। लेकिन मैंने बोला आफ्टर डेसिमल तो दिमाग में तुरंत आ गया डेसिमल होते ही नॉन इंटीजर। डेसिमल आता ही नॉन इंटीजर में नहीं आया, बोल नहीं रहे यार। डेसिमल का मतलब नॉन इंटीजर होता है, पता है ना? तो इसका मतलब इसमें सिर्फ कौन आते हैं? नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर बोले तो आई डैश, NRNT लिख दो। हाँ, सारी चीजों को नट सेल में दिखा रहा हूं, वाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है। क्यू में कौन कौन आते हैं? रैशनल भी, इरेशनल भी। कैसे? 2 भी आया था, याद है किसी को? -2 भी आया था और 3/2 भी आया था और 2/3 भी आया था, याद है कि नहीं? तो अपने आप में इंटीजर भी आया था, 1.5 नॉन इंटीजर भी आया था, 0.66 नॉन इंटीजर भी आया था। इसका मतलब इंटीजर और नॉन इंटीजर दोनों आते हैं, राइट है।
और इंटीजर में कितने हिस्से? खुद के 3 हिस्से। कौन कौन से 3 हिस्से? एक पार्टी 0, याद आ गया? एक पार्टी i माइनस, एक पार्टी i प्लस। i प्लस का दूसरा नाम n, याद आया कि नहीं आया? नेचुरल नंबर में जिस दिन 0 जुड़ गया होल नंबर। तो देखो जरा क्या कहानी पकड़ में आई कि नहीं? नेचुरल नंबर में 0 जुड़ा होल नंबर। इसलिए दुनिया वालों ने जिस दिन इनका हिरार्की ऑर्डर सेट किया, दुनिया ने ये बोला कि याद रखना कौन सबसे छोटा n, n में 0 जुड़ेगा बनेगा w, राइट है? w खुद किसका हिस्सा? इंटीजर का, राइट है? इंटीजर खुद किसका हिस्सा? इंटीजर q का हिस्सा, राइट है? q किसका हिस्सा? r का। और r किसका हिस्सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं z कट मारते हुए। क्यों? क्योंकि ये भी तो z है, तो उसको हल्का सा कट मार देते हैं कि इसके चेहरे पे चक्कू का निशान। सही है? तो कहने का मतलब ये अपने आप में कौन, ठीक है, सबका खेल, सारा हिरार्की ऑर्डर फाइनल तक, राइट है? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, बहुत मतलब मैं अब टच लेता हूं जा रहा हूं। अगला पॉइंट कॉन्सेप्ट नंबर है ना 3। आप में से हर एक जना इसके बारे में जानता है और आगे जानेगा। HCF एंड LCM पढ़ा हुआ है आपका? HCF LCM देखा तो होगा, LCM तो कई बार लिया है, ठीक है ना? हाँ, बस मैं सिर्फ उतनी बात करूंगा जितनी जरूरी है, जितनी अपने लिए जरूरी है, बस उतनी बात करके मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, Z कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल लिख लेना है ना। ये बात अपन ने बोली थी लेकिन लिखी नहीं है, क्योंकि और अगर मान लीजिए मिस हो जाती है तो फिर रह जाती है। Z क्रॉस हल्का सा कट है ना, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप चैप्टर पढ़ोगे तब लोग Z ही बोलेंगे। हाँ, अच्छा, यहां तक हो गया। इसीलिए सबका ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने लिख दिया था, है ना? हाँ भाई। अच्छा, अगले पॉइंट पे आता हूं। HCF और LCM मुद्दे की बात करूंगा, जो आपको नहीं पता हो उतनी, और अगर पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है? वरना आपको पता होनी चाहिए। 2 तरीके से बताऊंगा, पहला है ना अमीर मेथड, दूसरा गरीब मेथड, और दोनों ही काम के आपको कुछ भी याद रहता है, आपका काम निकलेगा। पहला बात करता हूं, है ना तरीके वाली। HCF सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उर्फ कॉमन लेना। सीधी बात, कॉमन लेना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा HCF का मतलब 2 4 6 दे रखा है, व्हाट आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम इट? 2, तो आंसर इज 2। सिंपल। अगर यही कल को 2 4 5 हो जाता तो आंसर इज 1। कुछ कॉमन ही नहीं ले पा रहा मैं। इजी। तो HCF पे मेरे और कोई रुचि नहीं, इसमें बस जितना बताना था बता दिया, राइट है भाई? लेकिन इसमें जो काम की चीज है दैट इज LCM। LCM लेना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दो इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट आई मस्ट से कि लीस्ट सिर्फ नाम का लीस्ट है, राइट है? मैं आपके सामने बोलता हूं 2 8, बोलो आंसर कितना? 8। श्योर? अब मैं बोलता हूं 3 6 9। बहुत बढ़िया, श्योर है ना? हाँ, है ना? ये है ना 3 6 9 का 9, ठीक है? हाँ भाई, कोई बात नहीं, है ना? स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है? 3 6 9 का 18, है ना? अच्छा, मेरे को अब थोड़ा डाउट हो गया है, लेकिन हाँ ठीक है, काबू कर लेता हूं मैं खुद पे, ठीक है? अच्छा, कितने लोगों को ये पता है 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब? हाँ, क्योंकि ये तो हो चुका है ना। हाँ, अब गलती नहीं करेंगे, मैं जानबूझ करके लेके आया आपको 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब और सो ऑन 2 to the power n। वेरी गुड, 2 to the power n, गलती नहीं है, आप डोंट वरी, है ना? बोलने का तरीका वैसे ही होगा, लेकिन हाँ ये नहीं कि आप सोचो इसमें कोई मिस्टेक है, राइट है भाई? ये भी कर लेते हैं अपन, है ना? ये तो कर ही सकता था, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं किधर हाथ जा रहा है ना भाई? अच्छा, अब जरा इस पे भी बात करते हैं। ये तो सबको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट LCM के बारे में और बताता हूं। LCM में अगर मैंने आपको बोला फैक्टोरियल n कॉमा फैक्टोरियल n+1, आपकी जरूरत की चीजें जो बड़ा है फैक्टोरियल n+1 जिसमें दोनों शामिल हैं,
तो आंसर इज फैक्टोरियल n+1. दिस इजी. अब आता हूं मुद्दे की बात पे. राइट है भाई. एलसीएम ऑफ, ठीक है ना भाई, पाई एंड पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर है ना, और आंसर है नॉट पॉसिबल. ठीक है ना भाई, नॉट पॉसिबल. ये क्यों हो गया सर? राइट है भाई, इसलिए हो गया क्योंकि एक विधान है, वो ये कहता है कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी अगर सी हो देन सी बाई ए एंड बी बाई ए शुड बी इंटीजर. अगर ये है तो इंटीजर होने चाहिए. अब जरा मन की आंखों से देखो, क्या इसके लिए इसका आंसर आपने क्या बोला था? पाई स्क्वायर. अगर बाय द वे आपने लिया होता एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर होता, राइट है, तो क्या याद है ना, ये सी है ये ए है, तो बोलो जरा पाई स्क्वायर बटा पाई, है ना, ये सी बाई बी है ना भाई, सी बाई बी. हाँ, और दूसरी तरफ से पाई स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, क्या दोनों इंटीजर है क्या? ये कितना आया? ये कितना आया? पाई. इसका मतलब दोनों इंटीजर नहीं आए. कहने का मतलब एलसीएम संभव नहीं था. दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल. अगर मैंने लिखा एलसीएम ऑफ, ठीक है, अगर जल्दबाजी में दिमाग चल जाए, ठीक है, √3 एंड √6, तो मन से निकलता है √6. हाँ या ना? नाउ थिंक अबाउट दिस, पॉसिबल और नॉट? क्यों नहीं? क्योंकि √6 डिवाइड बाई √3 और √6 डिवाइड बाई √6, क्या दोनों इंटीजर हैं क्या? बोथ आर नॉट इंटीजर. कहानी पकड़ में आ गई? इसीलिए ऐसा. अब गरीब मेथड क्या है? ये तो हुआ रईस मेथड, डिवाइड कर करके देख लो. और गरीब मेथड कहता है समान प्रजाति के लोग ही परस्पर एलसीएम दे सकते हैं. पाई एंड पाई स्क्वायर अलग अलग प्रजाति हैं, जबकि अगर बाय द वे किसी ने एलसीएम ऑफ पाई कॉमा 2 पाई पूछा होता, राइट है, मैं चिल्ला के बोल सकता था 2 पाई, क्योंकि समान प्रजाति में खेले हो, पाई में ही खेले हो. अब सोचो अगर कल को इन दोनों की समान प्रजातियां दिखाता हूं, राइट है, कल को अगर इरेशनल नंबर में दिखा रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला होता √3 और 4√3, समझ में आया? तो आंसर विल बी, क्योंकि समान प्रजाति में खड़े हो आप. कहानी पकड़ में आ गई? किसी भी तरीके से देख लें, सी बाई ए बी बाई ए, कट क्लियर. कहानी यहां तक पकड़ में आ रही है ना? ये तो कहने मतलब एलसीएम का ये फंडा. साथ में एलसीएम को लेकर के एक और बात है जिसका आपको पता होना चाहिए, उम्मीद है कईयों को याद भी होगा, ठीक है, एंड दैट इज, ये तो थर्ड है, एग्जांपल्स है, ठीक है, ये पॉइंट है ना भाई, थर्ड पॉइंट है ना भाई, एंड इट इज फोर्थ वन. सबको ये पता होना चाहिए, अगर मैंने कहा एलसीएम ऑफ ब्रैकेट में ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ, याद आया? तो इसका आंसर होता है ऊपर वाले का एलसीएम, किसका? ए सी ई, याद आया, और नीचे वाले का HCF, याद आ गया, किसका? बी डी एफ, है ना भाई? और सोचते हैं, ठीक है. अब इसका यूटिलाइजेशन दिखा देता हूं, एलसीएम कैसे लेना है, कब लेना है, क्या करना है. देखिए साहब, जरूरत की चीजें हैं. कल को अगर लिखा हो π/3, किसी में लिखा हो 2 पाई, है ना, 2 π/4, और दूसरी तरफ से लिखा हो, है ना, 3 π/5, 3 π/5 एग्जैक्टली. अगर कल को ये लिखा है तो पहली चीज, जितना मिनिमम ले सकते हो ले लेना. मिनिमम का मतलब होता है ये π/2. इज इट क्लियर? अब इसके बाद सुनिएगा, है ना भाई, एलसीएम लेते समय ऊपर का एलसीएम का मतलब हो गया पाई, पाई और कितना? 3 पाई. इन तीन का तो एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ. किसका एचसीएफ? 2, 3 और 5, राइट है भाई. एंड द आंसर ऊपर वाले का कितना? 3 पाई, नीचे वाले का 1. तो ओवरऑल आंसर इज 3 पाई, राइट है. आपके क्वेश्चंस में जिनमें आप पीरियडिक फंक्शन पढ़ेंगे, सारा खेल इसका है, सारा खेल इसका है, और किसी चीज का खेल नहीं है, ठीक है.
यूं जुबानी याद हो जाता है, देख के बता सकता है बच्चा इसका पीरियड, मर्जी है जो क्वेश्चन आ जाए जुबानी बता सकता है, सुर के अंदर गा गा के सुनाता है कि इसका पीरियडिक फंक्शन तो मतलब इस पूरी कहानी में छूटता ही नहीं है किसी जगह पे, अगर उसे एलसीएम एचसीएफ आता है। वापस बता रहा हूं जगह कहां है, राइट है। नेक्स्ट, ये तो हुआ एलसीएम और एचसीएफ की बातें, राइट है भाई। एलसीएम एचसीएफ के बाद की बात सुने, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो हुआ एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना। हाँ भाई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट जो हो सकता है खत्म वो कर, मैं वही तो ढूंढने गया आपके बोलते ही, कौन सी ऐसी चीज है जो खट से न हो जाएगी, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। पहली चीज सुनना, ऐसी बकवास नहीं कर रहा कि ए बाई बी रेशो होता है, बच्चा बच्चा जानता है ए बाई बी क्या होता है, राइट है। बात करता हूं सीधा सी एंड डी पर, राइट है, कंपेरेंडो एंड डिविडेंडो, है ना भाई। काम की बात नंबर 2 सुनिएगा, ए बाई बी और उधर की तरफ लिखा है सी बाई डी, है ना। पहले वर्ड यूज करता हूं कंपेरेंडो। कंपेरेंडो का मतलब होता है एडिंग +1, डिविडेंडो का मतलब होता है सब्ट्रैक्टिंग 1। कहने का मतलब क्या, इसका मतलब ये कि कल को कोई ए बाई बी +1 और सी बाई डी +1 कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कंपेरेंडो कर रहा है। बात समझ में आई, कितने लोगों को समझ में आ गया। ऊपर पढ़ने में आ रहा है ए प्लस बी बाई बी, नहीं आ रहा। इधर क्या पढ़ने में आ रहा है, ई प्लस डी बाई डी, पकड़ में आ रहा है। और अगर बाई द वे इसकी बात करता हूं तो इट इज ए बाई बी -1 सी बाई डी -1, कहानी पकड़ में आ रही है ना। अब कंपेरेंडो डिविडेंडो दोनों का मर्जिंग, इसको इसमें डिवाइड कर दो तो बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, राइट है। लेकिन याद रखना मैथ्स में उल्टा सोचना जरूरी है, सही है ना। मैथ्स में उल्टा सोचना है आपको। अगर कल को ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और इधर की तरह सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिखा है तो आपको उल्टा क्लिक करना चाहिए कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू ये, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। अब ये और ये कब से एक ही बात होने लग गए सर, ये तो दो अलग अलग बातें हैं। नहीं, आगे की बात सेकेंड नंबर, ये बच्चों वाली बातें सुनना। क्या कि अगर कल को जिंदगी में किसी मुकाम पे ए बाई बी इज इक्वल टू में सी बाई डी इज इक्वल टू में ई बाई एफ लिखा हो तो ऊपर ऊपर जो लिखा है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन और नीचे नीचे जो लिखा है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा इक्वल होता है। किसके, इन तीनों के। सुनना क्या बोला मैं, लीनियर कॉम्बिनेशन माने मर्जी आए जो मुंह में है कि नहीं, आप इसको लिखो। मन में आया a + 3c + 2e, ऊपर ऊपर जो लिखा मर्जी है जैसा लीनियर कॉम्बिनेशन आप बोल दो, एग्जैक्टली नीचे वाला वैसा लिख दो, राइट है भाई। नीचे क्या लिखा है, b + 3d प्लस में कितना 2f, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। कहानी पकड़ में आई। एक बात और इस आप सबको कभी काम की कमी नहीं पड़ेगी, है ना। अगर खाली रहो तो बिहार मतलब बंगाल चले जाना, ठीक है। शादियों में आपको बहुत याद करेंगे लोग, ठीक है ना। शादियों में जरूरत पड़ेगी आपकी, ठीक है। देखो, दीवार के उस पार दीवार के इस पार, ठीक है भाई। अब सुनना जरा, a की पावर 1/n, ठीक है भाई। इधर की तरफ देखा जाए c की पावर 1/n और इधर की तरफ देखा जाए e की पावर 1/n, ठीक है। अपॉन में नीचे लिखा है b की पावर 1/n, d की पावर 1/n और इधर की तरफ लिखा है f की पावर 1/n, ठीक है। और पूरे की कंप्लीट पावर में अगर n लिखा हो तो भी ये इक्वल है, राइट है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। कैसे, सबको ये ध्यान होगा, जिनको याद है उन्हें ये जरूर याद होगा कि a बाई बी सी बाई डी जब भी जिंदगी में 2 से ज्यादा बार बराबर लग जाए, कौन सा मेथड, के मेथड, याद आ गया। 2 से ज्यादा बार बराबर लगते ही के मेथड यूज करते हैं। तो a की जगह आई कैन पुट के बी सी की जगह आई कैन पुट डी के, ई की जगह आई कैन पुट एफ के। अब जरा यहां रखिएगा, a की जगह बी के, तो दिख रहा है k की पावर 1/n बाहर, पूरी कहानी में से k की पावर 1/n बाहर आता दिख रहा है, दिख रहा है k की पावर 1/n बाहर आता, नहीं दिख रहा, बोल नहीं रहे यार। तो k की पावर 1/n बाहर आता दिख रहा है। यहां छोड़ोगे b की पावर 1/n, यहां छोड़ोगे
बी की पावर 1 अपॉन एन, नीचे से कट गया, फाइनली रह गया के की पावर 1 अपॉन एन की पावर, कैंसिल आउट होके अगेन के, माने इसके इक्वल आ गया, प्रूव्ड हो गया है कि नहीं? मन की आंखों से दिख गया होगा, ठीक है? तो इट इज ऑल इक्वल एंड टू ईच अदर, ठीक है? शेष